अस्सलाम वालेकुम। उर्दू क्लासिक चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, ये सुनते हैं आतून सीरीज़ किस्त नंबर 91। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। राहिब गंडप ये तहरीर पढ़कर शशतर रह गया। इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि अपनी तिलिस्मी ताकत से इसने जिस अजनबी और अहमक से मुसाफिर को लामाई शक्ल देकर इसे मुक़द्दस लामा बनाया था, ऐसी ज़बरदस्त ताकत का हामिल होगा और वही इसके मंसूबे की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन जाएगा। लेकिन अब वो मजबूर था कि तिलिस्मी किताब की हदायत पर अमल करे, क्योंकि वो अमर जीवन यानी हमेशा के लिए गैरफानी हो जाने का ख़तरनाक और सबसे बड़ा अमल कर रहा था। और इस अमल की शर्त के मुताबिक 8वें लामा के सर को काटकर मुक़द्दस तालाब में रात के वक्त फेंकना ज़रूरी था। राहिब गंडक ने तमाम मराहिल तय कर लिए थे। इस ख़तरनाक अमल के बाद बस आखिरी मरहला बाकी था कि ये मुश्किल इसके सामने आन खड़ी हुई थी। इसने किताब को बंद करके 3 बार इसको बोसा दिया और उठकर बाहर निकल गया। राहिब आज़म गंडप ने अपने कमरे में आते ही राजदार और चहेती दोस्त देवदासी अमीका को तलब किया। अमीका ने आते ही गंडप को झुककर सलाम किया और हाथ बांधकर खड़ी हो गई, क्योंकि वो राहिब गंडक की रूहानी या तिलिस्मी ताकत से बेहद खौफजदा थी। गंडप ने मुस्कुराकर अमीका को देखते हुए इसे जर्री चौकी पर बिठाया और खुद सामने मसनद लगे तख्त पर बैठ गया। अमीका को मालूम था कि गंडप अमर जीवन के लिए ख़तरनाक अमल कर रहा है और अमीका इसकी वाहिद राजदार थी, क्योंकि गंडप ने अमीका से शादी करके इसे भी गैरफानी बना देने का वादा कर रखा था। अमीका की भी यही ख्वाहिश थी कि वो हमेशा हमेशा के लिए जवान और हसीन बनकर ज़िंदगी गुजारे। गंडप ने कदरे आगे को झुककर अमीका को धीमी धीमी आवाज़ में तमाम सूरत हाल से आगाह किया। अमीका के चेहरे पर तरद्दुद और हैरत के आसार थे। इसे ये तो एहसास था कि लामा आतून इसकी मोहब्बत भरी निगाहों से देखता है, लेकिन ये बात इसके वहमो गुमान में भी नहीं थी कि वो इतनी ज़बरदस्त ताकत का मालिक है कि जिसकी तस्दीक पुरस्कार किताब के देवताओं ने भी कर दी है। इसने गंडप से इस खदशे का इजहार किया कि अगर किसी तरह आतून लामा को ज़रा सा भी शक हो गया तो वो गंडप और अमीका में से किसी को जिंदा न छोड़ेगा। गंडप उठकर टहलने लगा। इसने अमीका की तरफ पलट कर देखा और कहा, क्या तुम मेरी रूहानी ताकत से वाकिफ़ नहीं हो? क्या तुम नहीं जानती कि जब मैं तुम्हें जर्द सांप का अर्घ देकर आतून के पास भेजूंगा तो तुम कभी नाकाम नहीं होगी? अमीका ने हाथ बांधकर अर्ज़ किया, महाराज, मैं आपकी दासी हूँ, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूँगी। आपकी रूहानी ताकत मेरे साथ होगी। आप हुक्म करें कि मुझे कब आतून लामा के पास जाना है। गंडप ने अमीका को बताया कि संचाल का हलाक किया जाना ज़रूरी हो गया है। मैं आज रात ये काम खुद करूँगा। इसके बाद जर्द सांप का अर्घ तैयार करके तुम्हें दूंगा, जिसके 2 कतरे तुम्हें मौका पाकर लामा की नाफ में गिराने होंगे। तुम आज रात संचाल की जगह आतून लामा की ख्वाबगाह में जाओगी। अगर वो संचाल को पूछे तो कह देना कि वो बीमार हो गई है और अब तुम इसकी बीवी हो। जो हुक्म अजीब गंडप, अमीका ने सर झुकाकर कहा। राहिब आज़म ने अमीका को नई पोशाक पहनकर बन सवर कर तैयार होने का हुक्म दिया और ख़ुद सबसे पहले खानका की मूर्ति वाले स्थान के पास आ गया। इसके लिबास के अंदर एक तलवार छुपी हुई थी। मूर्ति के पीछे वो बिल था जिसमें जर्द सांप आराम कर रहा था। गंडप ने एक ख़ास किस्म की आवाज़ निकाली। जर्द सांप इस आवाज़ पर लगा हुआ था। आवाज़ के तहर्रुक को महसूस करते हुए रेंगता हुआ बिल से बाहर आ गया। जो ही बिल से बाहर निकला, तलवार का एक भरपूर वार इस पर पड़ा और इसके 2 टुकड़े हो गए। गंडप ने वार करके जर्द सांप के कई टुकड़े कर दिए और फिर इन टुकड़ों को रुमाल में बांधकर अपने हुजला ख़ास में ले आया। यहाँ आकर इसने एक हांडी में पानी डालकर सांप के टुकड़े इसमें रखे और हांडी हल्की आंच पर रखकर इसका मुंह बंद कर दिया। इस काम से फारिग होने के बाद वो संचाल को मौत की घाट उतारने के लिए चल दिया। संचाल अपनी कोठरी में बंद थी। इसे गंडप के खूनी अज़ाइम की कुछ खबर नहीं थी। वो तख्त पर मसनद लगाए नींदरा सोच रही थी कि गंडप ने यहाँ इसे किसने बंद कर दिया है। वो इस शशोपंज में थी और दूसरी तरफ राहिब गंडप आस्तीन में तेजदार खंजर छुपाए नीम रोशन खुफिया रास्ते से संचाल की कोठरी की तरफ बढ़ रहा था। अचानक जैसे कोठरी के कोने में सफेद नूरानी शक्ल का दायरा से उभर आया। संचाल एकदम छुटकर बैठ गई। इसकी आंखें टिकटिकी बांधे कोने में उभरती रोशनी के दायरे को देख रही थी, जहां से अब एक गोल सा चेहरा नमूदार हो गया था। अगरचे चेहरे के नुकुश धुंधले थे, लेकिन संचाल ने इसे फौरन पहचान लिया। ये मरे हुए लामा का चेहरा था। संचाल जल्दी से उठकर सजदे में गिर पड़ी। इसे मुर्दा लामा की रूह की आवाज़ आई, संचाल, गंडप तुझे कत्ल करने आ रहा है, यहाँ से जान बचाकर भाग जा। संचाल चौंक उठी। लामा की रूह फिर मुखातिब हुई, ये सोचने का वक्त नहीं, मेरे जाते ही दीवार खुल जाएगी, तू यहाँ से फरार हो जाना। गंडप तुझे मौत की घाट उतारने के लिए पहुँचने ही वाला है। इसके साथ ही लामा की रूह का चेहरा और रोशनी का दायरा गायब हो गया।
फिर दीवार में एक दरवाज़ा बन गया। संचाल घबरा गई थी। इसने कोने में रखा हुआ पोस्तीन का लंबा चोगा उठाया और कोठरी के तिलिस्मी दरवाजे में से बाहर निकल गई। इसके बाहर जाते ही दरवाज़ा गायब हो गया और फिर दीवार बन गई। संचाल ने देखा कि वो शाही महल और शाही खानका की हदूद के अंदर नहीं है, बल्कि एक ऐसी वादी में खड़ी है जिसके चारों जाने बुलंद पहाड़ियों की बर्फपोश ढलाने और गहरी खड्डे हैं। संचाल ने पोस्तीन का चूगा पहनकर सर ढांपा और एक तरफ होकर तेज से चलने लगी। उधर गंडब ने संचाल की कोठरी के पास आकर दायमा देखा। जब इसे इत्मीनान हो गया कोई इसे नहीं देख रहा, कोठरी का ताला खोलकर जल्दी से अंदर दाखिल हो गया। कोठरी में शमा रोशन थी, मगर ये देखकर इसके पांव तले से ज़मीन निकल गई कि कोठरी खाली पड़ी थी। संचाल वहाँ पर नहीं थी। बाहर ताला लगा था। फिर संचाल कहाँ चली गई? इसे तलाशी ली तो मालूम हुआ कि संचाल का ऊनी चूगा भी वहाँ नहीं है। वो चूगा पहनकर किस तरफ फरार हुई? क्या किसी ने इसके लिए ताला खोल दिया था? मगर ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि कहीं अमीका ने तो इसे इतला नहीं कर दी थी? लेकिन अमीका तो लामा की बीवी बनने और हमेशा की जवानी और हमेशा की ज़िंदगी हासिल करने के ख्वाब देख रही है। वो अपने पाँव पर कुल्हाड़ा नहीं चला सकती, क्योंकि इसके ख्वाब का पूरा होने के लिए संचाल की मौत लाजमी शर्त है। गंडा परेशान होकर वहाँ से निकलकर अमीका के कमरे की तरफ दौड़ा। अमीका तांबे के आईने के सामने बैठी बनाव सिंगार में मसरूफ थी। गंडब ने इसकी तरफ घूर कर देखा। उस पर संचाल की गुमशुदगी का इंकशाफ करते करते कुछ सोचकर रुक गया। अमीका इसकी निगाहों की तशवीश को महसूस करते हुए बोली, महाराज क्या बात है, आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं। गंडब ने मुस्कुराते हुए अमीका के स्याह लंबे खुशबूदार बालों को देखते हुए कहा, बस तुम्हें एक नज़र देखने को चलाया था। ठीक है, तुम खूब बन सबर कर। आधी रात से कुछ पहले आतून लामा की ख्वाबगाह में भेज दिया जाएगा। रखी छोटी शीशी तुम्हें कल मिलेगी। गंडब तेजी से पलटा और कमरे से निकल आया। अमीका के दिल में हल्का सा भी शुबा उभरा, लेकिन आईने में अपनी मनमोहनी सूरत देखकर वो हमेशा के लिए जवान रहने के तस्वुर में गुम हो गई। इस वक्त दिन ढल रहा था, मगर फजा में धुंध छाई हुई थी और लगता था कि बर्फ गिरेगी। गंडब इस वक्त अपने मुहाफिज की खास कुटिया में गया और इसे राजदारी से बताया, सुनो, देवदासी संचाल जो लामा की बीवी बन चुकी है, कीमती और मुकद्दस जवाहरात चुराकर शाही महल से फरार हो चुकी है। तुम फ़ौरन खास मुहाफिज दस्ता लेकर इसकी तलाश में निकल जाओ। खबरदार, ये राज सिवाय तुम और तुम्हारे दस्ते के 7 आदमियों के सिवा किसी पर जाहिर न होने पाए। संचाल को गिरफ्तार करके यहाँ लाने की ज़रूरत नहीं। वो आसपास की पहाड़ियों में कहीं छुपी होगी। वो जहाँ मिले इसे वही मौत के घाट उतार कर इसका सर थैले में डालकर मेरे पास ले आना, और अगर तुम नाकाम लौटे तो इसकी जगह मैं तुम्हारा सर काट डालूंगा। गंडब के मुहाफिज खास सारंग ने गंडब के पाँव छूकर कहा, अजीम गंडब, संचाल का सर बहुत जल्द आपकी खिदमत में पहुंचा दिया जाएगा। सारंग ने इसी वक्त अपने साथों खुफिया सिपाहियों को तैयार किया और बर्फानी धुंध में घोड़ों पर सवार होकर तिब्बत की बर्फपोश वादी में निकल खड़े हुए। आतून इन तमाम इनकलाबी और खूनी तब्दीलियों से बिल्कुल बेखबर अपने महल के ख्वाबगाह में पलंग पर नींदराज था। आतून को देवदासी अमीका का ख्याल आ रहा था। उस रोज़ के बाद आतून ने अमीका की झलक तक नहीं देखी थी। इसे महसूस हो रहा था कि वो एक मुद्दत दराज के बाद किसी औरत की जुल्फ का असीर हो गया है। वो इस तजर्बे से गुजरना चाहता था। गंडब की तरफ से वो ज़रूर चौकस हो गया था। वो समझ गया था कि गंडब एक गहरा और ख़तरनाक शख्स है, उसके खिलाफ कोई संगीन साजिश कर रहा है। यूँ ही रात हो गई और राहिब गंडक आतून के लिए ख़ास मशरूब लेकर आ गया। देवदासिया कोरनश बजाकर रुखसत हो गई। गंडब के चेहरे पर मायनेखेज़ मुस्कुराहट रक्सा थी। आतून भी खामोशी से गंडब के पुरस्कार चेहरे को तक रहा था। गंडब के दिल में अगरचे आतून की गैरफनी ताकत का एहसास था, लेकिन चेहरे पर इस तरह का कोई तासुर नहीं था। गंडब को गार की मुकद्दस किताब के देवताओं पर एतकाद था और इसे अपनी कामयाबी का भरपूर यकीन था। आतून के साथ गंडब ने सल्तनत और खानका के उमूर के बारे में कुछ बातें की और इसे मशरूब पिलाकर उल्टे कदमों वापस आ गया। रात के पहले पैर आतून लामा को देवदासी शाही इमाम तक ले गई। इसने मामूल के मुताबिक संदल और इत्रियात से मिले नदीम गर्म पानी से गुस्ल किया और इसने इत्रियात में बस्सी शब ख्वाबी की पोशाक पहन ली तो इसे मुसहरी तक पहुंचाकर इसके पाँव छूकर कोरनश बजा लाते हुए चली गई। आधी रात से कुछ पहले आतून ने उठकर खिड़की के पास गया। पर्दा हटाकर खिड़की खोलकर बाहर देखा। बाहर अंधेरी रात में बर्फ गिर रही थी। आतून को एक पल के लिए भी सर्दी महसूस न हुई, हालांकि बाहर क़यामत की सर्दी थी। इसको अपने पीछे किसी की रेशमी लिबास की सरसराहट और जवाहरात की लड़ियों की खनखनाहट से सुनाई दी। इसने पलटकर देखा। आतून को अपनी आंखों पर एतबार न आया। ख्वाबगाह की धीमी शम्मा की ख्वाबालूद रोशनी में मुसहरी के पास देवदासी अमीका हाथ बांधे सर झुकाए खड़ी थी। आतून की दिल की उम्मीद बर आई थी। इसकी महबूबा इसके सामने 16 सिंगार किए खड़ी थी।
वो आहिस्ता आहिस्ता वकार के साथ इसके करीब आया। अमीका ने अपनी शर्मिंदी आंखें उठाकर आतून को देखा। वो जानती थी कि आतून असल लामाओं की नस्ल से नहीं है और ये मरे हुए लामा का दूसरा जन्म भी नहीं है और महज गंडब की तिलिस्म की वजह से इसे लामा की शक्ल दे दी गई है। अमीका को यह भी मालूम था कि बहुत जल्द इसका सर काटकर खानका के मुकद्दस तालाब में गिरा दिया जाएगा और फिर गंडब के साथ साथ अमीका भी हमेशा की जवानी हासिल कर लेगी। इसके बावजूद इसे इस वक्त आतून पर बड़ा तरस आया। वो इसकी गैरफानी ताकत से भी आगाह थी, मगर अमीका को यकीन था कि देवताओं की मदद से आतून की बेपनाह गैरफानी ताकत ज़ाहिल कर दी जाएगी। अमीका, इतनी देर से कहाँ थी? पहले क्यों ना हमारे पास आई? हमें तुम पसंद हो। अमीका ने अदब से कहा, अजीम पेशवा, मैं तो आपकी बांदी हूँ। जब से आपको देखा है तब से आपकी सेवा करने को बेताब थी, लेकिन संचाल मुझ पर बाजी ले गई और वो बीमार हो गई है और राहिब आज़म ने मुझे आपकी खिदमत के लिए भेजा है। मैं हमेशा हमेशा के लिए आपकी बांदी हूँ। आतून बहुत खुश हुआ। वो भी यही चाहता था। इसने अमीका को बड़े एहतराम के साथ बिठाया और इससे प्यार मोहब्बत की बातें करने लगा। आतून इस किस्म की गुफ्तगू को तकरीबन भूल सा गया था, लेकिन इसके दिल के किसी कोने में वैशी भारता का धीमा सा पर तो अब भी बाकी था। मगर अमीका सनसनी खेज बनी हुई थी। आतून की तरफ से मुतवक्को किसी भी बात से पहले अमीका ने बड़ी मकारी से अपना सर आतून के कदमों पर रख दिया और माजरत तलब लहजे में कहा, एक दिन के लिए इसे माफ़ कर दिया जाए। आतून समझ गया। इसने अमीका को तसल्ली दी और इससे राजो न्याज की बातें करने लगा। तिब्बत की सर्दी से ठिठुरती हुई वादी रात की यख बस्ता अंधेरे में गुम थी। बर्फ मुसलसल गिर रही थी। हवा सीटियां बजाती बर्फानी तोदों और टीलों से सर पटकती गुजर रही थी। ऐन इस वक्त बदनसीब संचालक अपनी जान बचाने के वास्ते दूर एक बर्फानी तोदे के गार में डूबकी बैठी थी। खानका से फरार होने के बाद वो बर्फपोश घाटियों और टीलों में घूमती रही। शाम को जब धुंध गहरी हो गई और बर्फ गिरने लगी तो इसे एक बर्फानी तोदे के एक गारनुमा खो दिखाई दी। वो पनाह लेने के लिए इसमें घुसकर बैठ गई। इसे मालूम था कि गंडब के खास आदमी इसकी तलाश में निकल चुके होंगे। एक बात की तसल्ली थी कि बर्फ गिरने से इसके कदमों के निशानात गायब हो चुके थे और सिपाही इसके कदमों का सुराग नहीं पा सकते थे। ताहम वो शाही महल और खानका से ज़्यादा दूर नहीं थी। बर्फानी रात में सिपाहियों के वहाँ आने का इम्कान कम था, फिर भी वो सुबह होने से पहले पहले वहाँ से निकल भागना चाहती थी। सर्दी से इसका जिस्म ठिठुर रहा था। तिब्बत का बर्फपोश पहाड़ी सिलसिला शुमाल में मंगोलिया के सहरा तक फैला हुआ था और ये रास्ता पैदल चलकर अबूर करना नामुमकिन था। सर्दी और भूख प्यास से वो बहुत जल्द दम तोड़ देगी, यही सोच सोच कर इसका दिल बैठा जा रहा था। इसने अपने दिल में मरहूम लामा का तसव्वुर किया और इससे मदद की दुआ मांगी, लेकिन लामा का चेहरा फिर इसे दिखाई न दिया। इसे ख्याल आया कि रूहें दुनियावी मामलात में एक खास हद तक दखल दे सकती हैं, इससे आगे इन्हें कोई इख्तियार हासिल नहीं होता। संचाल देवताओं को याद करने लगी। यूं ही ठिठुरते हुए खौफ के आलम में इसने रात बर्फानी गार में ही काट दी। सुबह की रोशनी फैली तो इसने गार के दहाने पर आकर बाहर देखा तो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ फैली हुई थी, मगर अब बर्फ गिरना बंद हो गई थी। संचाल को गंडब के मुहाफिज सिपाहियों के आने का धड़का लगा हुआ था। चुनांचे इसने निशेब में शुमाल की तरफ चलना शुरू कर दिया। संचाल का बचपन इन वादियों से दूर मंगोलिया के सरहद के करीब गुजरा था और वो इस इलाके से इतनी वाकिफ नहीं थी। 15 साल की उम्र में इसका बाप इसे चंद सिक्कों के बदले राहिबों की खानका में छोड़ गया था। तब से लेकर अब तक वो मुख्तलिफ राहिबों की मंजूरी नज़र बनती गंडब तक पहुंची थी और इसे खानका की हदूद से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। इन पहाड़ियों को इसने खानका के बरामदों और खिड़कियों में से ही देखा था। अब जबकि इसे जान के लाले पड़े थे तो मुंह उठाए शुमाल की तरफ नरम नरम बर्फ में पिंडों तक धंसती चली जा रही थी। हवा में तलवार की सी काट थी। संचाल ने पोस्तीन की फर्श से अपने आधे चेहरे और सर को ढांप रखा था। वो को हिमालय की हड्डियों को जमा देने वाली सर्दी की आदी थी। इसके बावजूद वो यूं तने तनहा बर्फ की वादियों में पहले कभी नहीं निकली थी। चलते चलते वो दूर पहाड़ी तोदों के दरमियान आ गई और एक तोदे के पहलू से इसके कदमों की बाकायदा एक पगडंडी सी बनती जा रही थी जो इसे गिरफ्तार करवाने के लिए काफ़ी थी। उस निशान को मिटा भी नहीं सकती थी। रात भर की गिरी हुई ताज़ा बर्फ नरम थी और तेज ठंडी हवा में इसे शाम के वक्त जाकर कहीं सख्त होना था। चढ़ाई के बाद फिर बर्फानी ढलान आ गई। चलने से संचाल के जिस्म में कुछ हिद्दत आ गई थी और शदीद सर्दी का एहसास ख़त्म हो गया था, लेकिन इसे किसी ऐसी जगह पनाह लेने की ज़रूरत थी कि जहाँ गंडब के आदमी इस तक न पहुँच सके। ऐसी जगह इन पहाड़ियों के पार मंगोलिया के सहरा में हो सकती थी, लेकिन वहाँ तक संचाल का सवारी और पानी और रोटी के बगैर पहुँचना नामुमकिन था। खौफ के मारी अभी इसे भूख नहीं लग रही थी। प्यास महसूस होती तो इसने थोड़ी सी बर्फ़ मुंह में डालकर इसे चूसना शुरू कर दिया। यूं ही बर्फ़ में सुस्त रफ्तारी से कदम कदम चलते संचाल एक ऐसी जगह पहुंची
जहाँ बर्फानी टीलों के दरमियान एक तरफ गहरी घाटी थी। घाटी में नीचे तक बर्फ ही बर्फ थी। कहीं कहीं से चंद एक टुनमुन से छोटे दरख्त नजर आए। वो थक गई थी, इसका सांस फूल रहा था और अब भूख भी तंग कर रही थी। वो रुक गई। इसने घाटी में एक निगाह डाली। इसे घाटी की दीवारों में घास की झाड़ियों को बाहर निकली नजर आई। इसने सोचा हो सकता है कि यहाँ बर्फानी जंगली पौधा एलोवेरा लगा हो। वो इसे खाकर अपने पेट की आग कुछ कम कर सकती है। घाटी में एक ढलानी रास्ता जाता था। यह कोई बाकायदा रास्ता नहीं था। इस रास्ते की तरफ इसने कदम उठाए ताकि अचानक इसे अपने पीछे बर्फ की धुंध में बर्फानी कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई दी। संचाल का दिल धक से रह गया। गंडप के आदमी बर्फानी सुरागसा कुत्तों को लेकर इसकी तलाश में चले आ रहे थे। कुत्तों को संचाल का लिबास सुंघा दिया गया था और वो इसकी तरफ बढ़ रहे थे। बर्फ में बनी हुई पगडंडियाँ भी इनकी रहनुमाई कर रही थी। संचाल का दिल खौफ से धक धक करने लगा। इसे और तो कुछ न सूझा। वो बेख्तर घाटी की ढलानी रास्ते फिसल पड़ी। बर्फ में फिसलते हुए सूखे टुनमुन दरख्तों के पास जाकर रुक गई। यहाँ बर्फ हमवार थी। इसने देखा कि दरख्तों के पीछे एक बर्फानी गार का मुंह खुला हुआ था। कुत्तों की आवाज़ करीब आ रही थी। अब संचाल को आदमियों की ललकारें भी सुनाई देने लगी थी। वो गार में घुस गई और वहीं पत्थरों के पीछे छुपकर बाहर की तरफ देखने लगी। इसे यकीन हो गया था कि अब वो बच नहीं सकती। मौत इसकी आंखों के आगे नाच रही थी। इसकी आंखों में अपने माँ बाप को याद करके आंसू आ गए। इत्तेफाक से वही गुफा थी जिसके अंदर बड़े बड़े पत्थरों के पीछे पद्मनाग सफेद सांप की शक्ल में कुंडल मारे बैठा कई महीनों से मुराकबे में महव था। महीनों से इसने कभी कोई आहट तक नहीं सुनी थी। जब इसे पहली बार कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आई तो इसने नागवारी से अपना सर उठाकर अपनी गर्दन ऊंची की और गड़े में से बाहर देखा। उसी वक्त संचाल घबराहट के आलम में गार में दाखिल होकर पत्थरों के पीछे छुप रही थी। पद्मनाग समझ गया कि औरत किसी मुसीबत में गिरफ्तार है और बर्फानी कुत्ते इसकी तलाश में आ रहे हैं। फिर पद्मनाग को इंसानों की ललकारें सुनाई दी। इसने अपनी गर्दन नीची कर ली। वो सोचने लगा कि ये औरत कौन है जिसके पीछे इसे के दुश्मन लगे हैं। कोई भी हो, इसे इस वक्त पद्मनाग की मदद की ज़रूरत थी। ये सोचकर पद्मनाग ने फ़ौरन इंसानी शक्ल इख्तियार की और गड़े से बाहर आ गया। जब गंडप के सिपाहियों और कुत्तों की आवाज़ें गार की तरफ आने लगी तो संचाल गार के मुंह के करीब से उठकर गार के पीछे की तरफ दौड़ी कि शायद पीछे कोई रास्ता गार से बाहर जाता हो। जो ही वो गार के अकब में आई, वो चीख मारकर बैठ गई। इसके सामने एक ऊंचा लंबा मर्द खड़ा था जिसके स्याह घुंघराले बाल इसके कंधे पर गिरे हुए थे और जिसे लंबा सा स्याह चूगा पहन रखा था। ये पद्मनाग था। पद्मनाग ने बड़ी शफ़क़त से संचाल के सर पर हाथ रखा और कहा, बहन घबराओ नहीं, लेकिन ये कौन लोग हैं? क्या तुम्हारे रिश्तेदार हैं? क्यों कोई तुम घर छोड़कर भागी हो? संचाल ने लड़खड़ाती खूबसूरत आवाज़ में कहा, वो मुझे मार डालेंगे। वो मेरे दुश्मन है महाराज। संचाल पद्मनाग को कोई ब्राह्मण जोगी समझ रही थी जो अक्सर हिमालय की गुफाओं में इबादत में महव रहते हैं। पद्मनाग ने अपने घड़ी की तरफ इशारा करके संचाल से कहा कि वो वहाँ उतरकर छुप जाए। पद्मनाग अब गार के मुंह के पास आ गया। बर्फानी कुत्ते शोर मचाते वहाँ पहुँच गए थे। गंडप के आदमी अभी पीछे घोड़ों पर बैठे संभल कर इन्हें ढलान पर चलाते आ रहे थे। पद्मनाग ने गहरा सांस ऊपर को खींचकर छोड़ा तो वो इंसान से एक देवकामत कबील जुस्सा अजदहा बन गया जिसके बहुत बड़े भयानक मुंह में से दहशतनाक फुकारों के साथ साथ जर्द और सूख आग के शोले लपक रहे थे। पद्मनाग ने शोलों का रुख कुत्तों की तरफ कर दिया। 3 कुत्ते आन के आन में शोलों की लपेट में आकर वहीं भस्म हो गए। बाकी दुम दबाकर पीछे को भागे। पीछे गंडप के 7 सिपाही घोड़ों पर सवार तलवारें हाथ में आ रहे थे। उन्होंने कुत्तों को दुम दबाकर भागते देखा तो इन्हें ललकारा। अब जो इनकी निगाह गार पर पड़ी तो एक बहुत बड़ा अजदा मुंह से आग के कई फीट शोले बरसाता फुकारता हुआ इनकी तरफ बढ़ रहा था। घोड़ों पर कभी तारी हो गई। वो बिदके और फिर अलिफ हो गए। सवार नीचे गिर पड़े। घोड़े जिधर को मुंह उठाए भाग गए। सवार अभी संभल ही रहे थे कि अजदा इनके सर पर पहुंच गया। 4 सिपाही अजदे के शोलों की लपेट में आकर जलने लगे। 3 आदमियों ने घाटी में एक तरफ छलांग लगा दी। अजदा रेंगता हुआ घाटी की तह में आ गया। बाकी ईमानदार सिपाही जान बचाकर भाग रहे थे कि अजदे के शोले बिजली की तरह कड़क कर इन पर गिरे और थोड़ी ही देर बाद इन तीनों की जली हुई लाशें भी बर्फ के पिघलते हुए पानी में डूब चुकी थी। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आतून की यह दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़यात अगली किस्त में देखते रहिए आतून सीरीज़। अल्लाह हाफिज़।